हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 6 मई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम टोटल 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिगार्डिंग यूएई इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसको समझने की कोशिश करेंगे, आखिर इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे हमारे स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, इसको समझेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा विद रिगार्ड्स टू इंडिया स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे होराइजन फॉर इंडिया बियॉन्ड G20 SCO समिट्स। इनके बियॉन्ड जाके हमने कैसे सोचना है, ये यहाँ पे हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा डिस्कशन के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहला टॉपिक इंडिया यूएई सेपा प्रमोटेड ऑफ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर स्टार्टअप्स, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ना सेपा का मीनिंग नहीं पता होगा, तो थोड़ा मैं पहले हिस्ट्री बता देता हूँ, मतलब एज इन थोड़ा सेपा के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर होता क्या है। देखिए, जब भी कंट्रीज को ना कहीं आपस में अपने रिलेशंस इंप्रूव करने हैं या फिर कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को इन जनरल इंप्रूव करना है, तो आप जानते हो कैसे हो पाएगा। वन ऑफ द मीडियम इज कि वो ट्रेड करें दूसरी कंट्रीज के साथ, है कि नहीं। तो यहाँ पर ना अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं जहां पर ट्रेडिंग को बिटवीन द वेरियस कंट्रीज थोड़ा आसान बनाया जाता है। सर वो कैसे? जैसे मान के चलते हैं, मान लो ये रही हमारी कंट्री ए, ये रही कंट्री बी, ठीक है। अब हो सकता है कुछ सामान ए से बी जा रहा हो, कुछ सामान बी से ए आ रहा हो, राइट। अब ये लोग बोलेंगे कि यार जब ना सामान ऐसे इधर से उधर जाता है, कुछ यहाँ पे ड्यूटीज लगती हैं, कुछ बैरियर्स लगते हैं। बिल्कुल सर, है कि नहीं। अगर ट्रेड को आसान बनाना है तो कैसे करेंगे? ये जो ड्यूटीज हैं या जो बैरियर्स हैं इनको कम कर देंगे, तभी हो जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये एक तरह की लिस्ट निकालेंगे। इस लिस्ट में आइटम दी होंगी कि अच्छा इसमें ये सारी आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इस तरह से कुछ कुछ आइटम्स बता देंगे। इन पे हम इतनी इतनी ड्यूटीज हटा रहे हैं, इतनी ड्यूटीज कम कर रहे हैं। इस तरह की लिस्ट को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लिस्ट। कहने का मीनिंग क्या, यहाँ पर एक लिस्ट बनी, इन लिस्ट में जो भी आइटम्स थी उन पर हमने ड्यूटीज को रिड्यूस कर दिया। इसको क्या बोलते हैं आपका? इसको बोला जाता है पीटीए। पीटीए का मतलब क्या है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, आप ट्रेड एग्रीमेंट जानते होंगे ना, तो एक तरह का ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर है। फिर सर इसके एक लेवल और ऊपर चलते हैं, थोड़ी और कंट्रीज को लगता है नहीं यार थोड़ा और आपस में इंटीग्रेट करें, तो अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। यहां पर क्या होता है, यहां पर जनरली क्या किया जाता है, सेम ही चीज करते हैं, बस यहां पर ना एक नेगेटिव लिस्ट बना दी जाती है। सर अब नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या है? नेगेटिव लिस्ट में ना कुछ आइटम्स होंगी, मान लो 5-6 आइटम्स है। अब बोलेंगे कि ये 5-6 आइटम्स के ऊपर हम ड्यूटीज नहीं कम कर रहे, इसके अलावा जितनी भी आइटम्स होंगी उनके ऊपर सबके ऊपर ड्यूटीज और बैरियर्स कम किए जा रहेंगे। आई बात समझ में? पॉजिटिव लिस्ट में क्या होता है, जितने आइटम बताए हैं उन पर ड्यूटीज कम हो रही है। नेगेटिव लिस्ट में क्या होता है, इनको छोड़कर सभी आइटम्स के ऊपर हम ड्यूटीज कम कर रहे हैं। तो एफटीए का स्कोप थोड़ा और बढ़ गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। अब हो सकता है कंट्रीज को लगे कि नहीं यार अभी और आपस में इंटीग्रेट करते हैं, और लेवल के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरे लेवल पर हमारे पास आ जाता है सेसा, और इसके साथ ही इसी लेवल पे हमें सेपा भी देखने को मिलता है। अब सर ये सेसा सेपा ये क्या चीजें हैं? देखो, जब मैं बात करता हूँ सेसा की, सेसा इज कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अच्छा ठीक है सर। और सेपा क्या क्या? सॉरी, सेसा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, ये हो गया सेसा। और जब मैं सेपा की बात करता हूं, ये हो गया आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सिर्फ फर्क क्या हुआ? देखो फर्क कुछ नहीं है। यहां पर क्या होता है ना, सेसा के अंदर सीईसीए कोऑपरेशन एग्रीमेंट के अंदर आपका जो भी टैरिफ्स है उनको एलिमिनेट किया जाता है, पर कहां पर किया जाता है? गुड्स के अंदर। ठीक है ना, जो वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर। पर सेपा के अंदर और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपकी सर्विसेज आ गया, वो आ गया, आपकी अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट आ गया। इन सभी चीजों के ऊपर हमें एक तरह का लिबरलाइजेशन देखने को मिलता है कि यहाँ पे इन सभी चीजों को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो ध्यान रखना, सेसा के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड्स, सेपा के अंदर हमारी जो सर्विसेज इन्वेस्टमेंट ये सारी चीजें भी आ जाती है। तो ये आ गया इसका थर्ड लेवल। ठीक है सर। अब कंट्रीज को इसके ऊपर भी जाना हो सकता है कि और इंटीग्रेट करें आपस में और ट्रेडिंग बेहतर करें, तो वहां पर क्या आ जाता है? कस्टम यूनियन आ जाता है। सिर्फ कस्टम यूनियन क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कस्टम यूनियन का। देखो यहाँ पर ना, जैसे अफ्रीका समझो, यहाँ पर ना एक साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन हमें देखने को मिलती है। जैसे उसके अंदर कुछ कंट्रीज आती हैं, आपका साउथ अफ्रीका आ गया, ठीक है, आपका नमीबिया आ गया, बोत्सवाना आ गया, इस तरह की कंट्रीज देखने को मिलती हैं। अब ये 3 कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका, नमीबिया, बोत्सवाना। अगर कोई सामान मान लो साउथ अफ्रीका से नमीबिया जाना है या बोत्सवाना जाना है, तो वो जाएगा कैसे? जीरो ड्यूटी, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। पर मान लो इंडिया से साउथ अफ्रीका सामान जाना है, तो हो सकता है उसके ऊपर 10% ड्यूटी लगे। यही सेम 10% ड्यूटी अगर इंडिया ने साउथ नमीबिया भेजना है तब भी सेम लगेगी, बोत्सवाना भेजना है तब भी सेम लगेगी। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ?
यहाँ पर जीरो ड्यूटी लगती है विद इन आपस के अंदर, और अगर कोई बाहर वाली कंट्री इनके साथ करना चाहती है तो वहां पर सेम कॉमन टैरिफ लगेगा। इसको क्या बोलते हैं, कस्टम यूनियन। देख रहे हो कितने अच्छे लेवल पे इंटीग्रेशन हो गई है, ठीक है। इसके ऊपर भी जा सकते हो और भी इंटीग्रेशन हो सकती है, तो वो क्या उसको बोलते हैं कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट के अंदर क्या होता है, कॉमन मार्केट एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कस्टम यूनियन तो होती ही होती है, प्लस उसके साथ कुछ और फीचर ऐड हो जाते हैं, जैसे कि लेबर की मूवमेंट आसान हो गया, आपकी कैपिटल की मूवमेंट आसान हो गया, ठीक है। जैसे आप जानते हो ना, यूरोप के अंदर आपने शेंजन वीजा के बारे में सुना होगा, ये दरअसल में उसी चीज को डोनेट करता है कि आपस में लेबर का मूवमेंट भी और कैपिटल का मूवमेंट भी आसान हो गया, दैट इज कॉमन मार्केट। एंड उसके एक लेवल ऊपर जाने पे आपको दिखता है क्या, इकोनॉमिक मार्केट। यहाँ पर आपकी फिस्कल पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, वो भी कॉमनली डिसाइड करी जाती है। जैसे आपने यूरोपियन के अंदर देखा ना, या यूरो के अंदर देखा होगा, आपको सेम करेंसी देखने को मिल जाती है ज्यादातर कंट्रीज के अंदर। यूरो हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ने चाहिए कम होने चाहिए, वो साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन हो गया। आई बात समझ में, तो इस तरह से लेवल ऑफ इंटीग्रेशन ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। अब यूएई के साथ सर क्या बात हुई है, दैट इज रिगार्डिंग सेपा। यहाँ डिस्कस किया ना सेसा और सेपा, याद करो मैंने क्या बताया था, यहाँ सर्विसेज भी आ गई, आपकी इन्वेस्टमेंट भी आ गई। तो ये चीज हमने पिछले साल मतलब 1 मई 2022 को स्टार्ट करी थी विद यूएई। आई बात समझ में। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये सेपा के बारे में राइटर क्या बात कर रहे हैं। देखो राइटर यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि इंडिया और यूएई का जो रिलेशन है ना, वो सिर्फ इकोनॉमिक पार्टनरशिप नहीं है, जैसे सेपा है ना सिर्फ उस तक सीमित नहीं है। इंडिया की जो एक्सचेंज है, कहीं ना कहीं इंडिया का जो यूएई के साथ पार्टनरशिप है, वो इससे बियॉन्ड जाती है। क्यों जाती है बियॉन्ड, क्योंकि हमारे देखो कल्चरल टाइज रहे हुए हैं, ठीक है ना। इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन जाता है, कल्चरल एंगेजमेंट है इंडिया, मिलेनियल ओल्ड हमारी जर्नी है यहाँ पे, काफी लंबे टाइम से इंडिया और यूएई काफी अच्छे पार्टनर इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पे यूएई की लोकेशन देख सकते हो, ठीक है ना। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन किया था, तो वहां पर हमने गल्फ जीसीसी के अंदर भी देखा था कि यूएई एक हमारा पार्टनर बन जाएगा। अब ट्रेड की टर्म्स में बात करें तो बहुत सारे ट्रेडिशनल आइटम्स तो हम ट्रेड करते ही करते थे, पर पिछले कुछ समय के अंदर ऑयल की वजह से, तेल के ट्रेड की वजह से इंडिया के रिलेशंस काफी इंप्रूव हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो 1971 के अंदर हमें यूएई फेडरेशन का क्रिएशन देखने को मिला, वहां से एक तरह से हमारा एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग बढ़ी। फिर 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, तब डेफिनेटली इंडिया यूएई के बीच में और रिलेशंस बढ़ते गए। अब आज के टाइम पर आप जानते हो जो यूएई है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज को बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा आपस में ट्रेडिंग के थ्रू मिला है। और ऊपर से ना देखो ऐसा नहीं है कि हमने एक को किसी को बहुत ज्यादा फायदा होता है, यहाँ पे डेफिनेटली देखो ट्रेड बैलेंसेस रहते हैं, बट कहीं ना कहीं दोनों को एक्सेस मिलता है एक दूसरे की मार्केट का, और बहुत सारी साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। ध्यान रखना सिर्फ गुड्स यहाँ पे ट्रेड नहीं हम कर रहे सेपा के अंदर, हम सर्विसेज भी होती हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट भी हो गया। तो डेफिनेटली अलग अलग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दोनों कंट्रीज के लिए इंप्रूव हुई है। इसके साथ में ही आप नोटिस करो, ठीक है, 2022 में जैसे मैंने आपको बताया ना, पिछले साल 1 साल हो गया इसको फोर्स में आए हुए, तो नोटिस करिएगा कि 50 बिलियन डॉलर के मार्क को हमने इसके इंक्रीज कर दिया है, ठीक है ना। ये बात हो रही है नॉन ऑयल ट्रेड की, ऑयल ट्रेड तो डेफिनेटली है ही है, उसके अलावा ये भी देखने को मिला। और इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हमें, मतलब कहने का मतलब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो दूसरे अलग अलग चीजों में भी देखने को मिले हैं। जैसे डिजिटल सेक्टर के अंदर डिजिटल इकोनॉमी हमारी इंप्रूव हुई है, तो यहाँ पर मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन एक तरह से हमें यहाँ पे नोटिस करती हुए देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ हमारे जो स्टार्टअप्स हो गया उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है, एंटरप्रेन्योरशिप की एक वेव जो चल रही है वहां पर अच्छा खासा पोटेंशियल आ गया है, ठीक है ना। तो ये सारी नई नई मार्केट्स का ओपन होना, आपस में कैपिटल एक्सचेंज होना, नया नया टैलेंट यहाँ पे इंक्रीज होना, ये सभी बातें यहाँ पर हमें इंक्लूड होती हुई देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो यहाँ पर बताए गए थे। ऊपर से आप नोटिस करो कि इंडिया यूएई के और भी रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, जैसे I2U2, ठीक है। I2U2 क्या है, दिस इज इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, ठीक है ना। तो ये चारों कंट्रीज का साथ आना ये भी एक बहुत अच्छी बात है। साथ में ही हमारे पास एक यूएफआई करके है। सर यूएफआई क्या है, यूएफआई है यूएई, फ्रांस और इंडिया। तो ये जब इस तरह से कोलैबोरेशन आ रही है, हमारे मल्टीलेटरल ब्लॉक्स और रीजनल ब्लॉक्स हमें बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में है, हमारे एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबिलिटी। तो डाइवर्स इश्यूज के ऊपर इंडिया और यूएई का कोलैबोरेशन हमें देखने को मिल जाता है। ऊपर से आप एजुकेशन सेक्टर में बात करो, जो आईआईटी दिल्ली है ना, इनका एक जो कैंपस है वो अबू धाबी में अगले साल बनने जा रहा है, उसका ओपनिंग है, ठीक है। साथ में ही आप नोटिस करो एक वहां की यूनिवर्सिटी है एजेडीए, अनवर गरगाश डिप्लोमेटिक अकेडमी, ठीक है, और इंडिया की तरफ से ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, दोनों के बीच में एक तरह का एमओयू साइन हुआ है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, एजुकेशन की फील्ड के अंदर भी हमने यहाँ पे नोटिस किया है हमारी शेयर्ड वैल्यूज है, ठीक है ना। तो साथ ही साथ हम कल्चरल काउंसिल भी एक तरह से स्टैब्लिश करें जो कि हेल्प करेगी। पिछले साल के अंदर बॉलीवुड वहाँ पे एग्जीबिशन उनका किया गया, ठीक है ना, एक तरह की होमेज पे की गई बॉलीवुड को, जो इंपॉर्टेंट हमारी सिनेमा है
वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्स हैं, ठीक है, बहुत पॉपुलर है वहाँ पे यूएई के अंदर भी। तो यहाँ पर हर सेक्टर के अंदर हमारा कोलैबोरेशन इंक्रीज हुआ है। आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, ये सारी बातें यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि डेफिनेटली एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे टाइम के अंदर, ताकि हम यहाँ पे अपने स्टार्टअप कल्चर को भी और इम्प्रूव कर पाएँ। इवन यहाँ पे हमने इंडिया यूएई स्टार्टअप ब्रिज को भी इंश्योर किया है ताकि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जा पाए एंड उसके बेसिस के ऊपर दोनों की दोनों कंट्रीज आपस में बेनिफिट कर पाएँ। तो दोनों की जो अलाइनमेंट है ना, वो दोनों कंट्रीज के लिए बहुत अच्छी है एंड इसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि दोनों इकोनॉमीज आने वाले टाइम के अंदर वाइब्रेंट, सस्टेनेबल और कॉम्पिटेटिव इकोनॉमीज बन पाए। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक विद रिगार्ड्स टू यूएई इंडिया सेपा प्रमोटेड अ फेवरेबल वर्क एनवायरनमेंट फॉर स्टार्टअप्स, राइट। चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज स्विचिंग ऑन इंडियाज स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी वाले कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, जब हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी एज अ सेक्टर की, तो आप नोटिस करो बड़े सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। पहली बात तो देखो, जैसे मान लो आपने कहीं ना कहीं बिजली होता है, बहुत सारे जगह तो बिजली की चोरी करी जाती है। आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है ना, कि कैसे बिजली की चोरी करी जाती है। कई जगह बिल पे नहीं किए जाते, किसी जगह पे ऐसा होता है कि बिल कम था और आ गया आपका ज्यादा। नोटिस किया होगा ना कि कोई छोटे से घर में लाखों का बिल आ गया। इस तरह के इश्यूज आपको देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे कंसर्न्स यहाँ देखने को मिलते हैं। एक और कंसर्न क्या है, एक डिस्कॉम्स होती हैं, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल में देखो, जब हम बात करते हैं ना पावर की, तो एक हमारे पास होती है जेनकोस, मतलब जनरेशन कंपनीज। इलेक्ट्रिस जब बिजली जनरेट करी जाएगी तो जनरेशन होगी ना उसकी, तो जेनकोस बोलते हैं। फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है, तो ट्रांसमिशन को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ट्रांसकोस, ठीक है। उसी तरह से कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो फाइनल एंड यूजर तक उन चीजों को पहुंचाती हैं, उनको बोलते हैं डिस्कॉम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। हमारे यहाँ जो डिस्कॉम्स है ना, यहाँ पर इनकी हालत बहुत ही खराब है, ठीक है। तो इनकी हालत को भी यहाँ पे ठीक करना है। ये सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ना राइटर का ऐसा मानना है कि जो स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो स्मार्ट मीटर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो जैसे इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, वो आपको सारी चीजें बताएं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको कब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करनी चाहिए ताकि आपका बिल कम आए, कब कम यूज करो तो बिल उसके हिसाब से मैनेज हो पाए, ठीक है ना। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे के ऊपर आप कैसे यूज करो ताकि लो टैरिफ आ पाए। साथ में ही वो आपको बताता रहे कि यार ये वाली अप्लायंसेस को आपको बदल देना चाहिए, ये ज्यादा बिजली खाने लग गई है, ठीक है ना। उसी तरह से हो सकता है आपके सोलर पावर हो, उसको आप दूसरों के साथ ट्रेड कर पाओ। इस तरह की अलग अलग चीजें आपका ना जो होता है ना, कि आपको बिल्कुल एक ऐप के थ्रू मिल जाए, ठीक है। एक ऐप में सारी चीजें वो दिखा रहा है आपको कि आपने कितनी बिजली यूज करी, उसका कितनी कॉस्ट है, सुबह के टाइम बिजली यूज करने में कितने आपको चार्जेस लगते हैं, शाम के टाइम कितने लग रहे हैं, इस अप्लायंस की वजह से कितने चार्जेस लग रहे हैं। ये सारी चीजें अगर आपको बता पाए एक मोबाइल ऐप, तो डेफिनेटली आपके पास पावर आएगी ना, आप ध्यान से मैनेज कर पाओगे अपनी चीजों को। तो यही स्मार्ट मीटर्स यहाँ पे और स्मार्ट जो एप्स हैं, वो यहाँ पे आपको हेल्प कर सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई फ्यूचर की बातें कर रहा हूँ कि आने वाले 10 साल में ऐसा होगा, 20 साल में ऐसा होगा, नहीं, ये आज के टाइम पर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कीजिए, 55 लाख से भी ज्यादा स्मार्ट मीटर को ऑलरेडी इंडिया में इंस्टॉल कर दिया गया है, नोटिस कर रहे हो। और 100 मिलियन से भी ज्यादा सैंक्शन है, ठीक है। टारगेट क्या है हमारा, 250 मिलियन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी मीटर को हम स्मार्ट मीटर के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं बाय 2025-2026। और यहाँ पर इंडिया ने क्या कोशिश करा है, हमारी गवर्नमेंट बेसिकली क्या कोशिश कर रही है, जो हमारी डिस्कॉम्स हैं वो भी अच्छे से बन पाए, वो भी जो उनको इतने सारे लॉसेस उनको फेस करने पड़ते हैं, हम उनको भी टैकल कर पाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और इवन आप नोटिस करोगे तो अगर बात करें, यहाँ पे कुछ स्टडीज करी गई हैं कि जहां पर हमने ये मीटर्स लगाए, वहां पे उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा। तो यहाँ पे नोटिस करोगे तो लगभग 50% यूजर ने बताया कि हाँ, इंप्रूवमेंट बिलिंग के अंदर हुई है, ठीक है ना। 66% ने बोला कि हाँ, अब बिल पे करना काफी आसान हो गया है। तो इस तरह से ज्यादातर जो यूजर्स थे ना, उन्होंने काफी अच्छे बेनिफिट्स बताए हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से स्मार्ट हीटर को यूज करते हुए उनके लिए अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि हाँ, वो आगे भी अपने दोस्तों को भी बता रहे हैं, ऐसा 70% यूजर्स ने बोला है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पर देखो, हर चीज इतनी आसान तो होती नहीं है, ठीक है। स्पेशली जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो बिल्कुल बेनिफिट्स तो हमेशा होते ही नहीं है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। तो यही राइटर ने कुछ ना चैलेंजेस को भी यहाँ पे हाईलाइट किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने लोगों के घरों में प्रीपेड मीटर्स, ये स्मार्ट मीटर्स लगा तो दिए, पर 50% जो यूजर्स हैं वो उन ऐप को यूज करते ही नहीं है, जो आपको इतनी सारी चीजों को पावर देते हैं कि आप क्या चीज कर सकते हो, कैसे आप नोटिस करो कि कौन सी आपकी अप्लायंस ज्यादा काम कर रही है, कौन सी कम कर रही है, ये सारी चीजें। उसके साथ ही बहुत सारे यूजर्स अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को एक्सेस ही नहीं कर पाए ऐप के थ्रू, ठीक है ना। तो उनको बहुत ही डाउट होता रहा कि पैसे कहाँ लग रहे हैं, पैसे कहाँ कट रहे हैं, ये सारी चीजें पता नहीं लग पाई। तो बहुत सारे इश्यूज भी हैं। तो यहाँ पर राइटर ना क्या कर रहे हैं, राइटर 4 सजेशंस दे रहे हैं, जिसके बेसिस के ऊपर हम आने वाले फ्यूचर के अंदर अगर इन चारों सजेशंस को मानते हैं, तो ये जो हम बात करा ना, स्मार्ट मीटर्स हो गया, स्मार्ट मोबाइल ऐप्स हो गया, मीटर के रिगार्डिंग, वो काफी अच्छा रिजल्ट लेके आ सकती हैं। तो क्या है सर ये 4 सजेशंस,
देखो पहला सजेशन दिया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के रिगार्डिंग कि इनको एक कैंपेन चलाना चाहिए। देखो आप खुद देखो, अगर लोगों के हाथ में यहाँ पे पावर जा रही है, पावर इन द सेंस कि लोगों के हाथ में पूरा पावर, पूरा उनके पास पोटेंशियल है कि वो कैसे अपनी चीजों को यूज करें। पर अगर आप खुद बताओ, अगर लोगों को पता ही नहीं होगा यार मेरी ऐप से क्या क्या हो सकता है, ये स्मार्ट मीटर को मैं कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ, अगर उनको ये चीज पता ही नहीं होगी तो क्या फायदा इन स्मार्ट मीटर्स का, है कि नहीं। तो डेफिनेटली एक तरह का नेशन वाइड कैंपेन बनाएं ताकि इनको कस्टमर्स को हम एजुकेट कर पाएं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। ऊपर से आप खुद देखो, मान लो ये पर्सन जो है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ऐप चलानी नहीं आती, तो क्या फायदा हुआ उसका। तो ऐप भी जो होनी चाहिए ना हमारी, प्रॉपरली होनी चाहिए उस तरह से डिजाइन की हर इंसान उसको अच्छे से ढंग से यूज करना उसको आ पाए। कई बार ऐसा होता है कि मान लो यार, जैसे मैं हूँ मान लो, ठीक है, मुझे हो सकता है मुझे इंग्लिश नहीं आती हो, पर मैं हिंदी, पंजाबी, और कोई लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है, तमिल के अंदर मैं अच्छे से बात कर लेता हूँ, उसको पढ़ भी लेता हूँ। तो इस तरह से हम वर्नैकुलर कंटेंट भी बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि उन तक अच्छे से पहुंच पाए, ठीक है ना। तो इस तरह से कैसे उनको आसानी से अपने बिल को एक्सेस कर पाए, उनके पास एबिलिटी आ पाए, ये सारी चीजों के अंदर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइटर ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे असम के अंदर अच्छा काम हुआ है, इवन बिहार के अंदर अच्छा काम हुआ है। तो यहाँ से कुछ बेस्ट प्रैक्टिस को हम सीख सकते हैं और दूसरी स्टेट्स के अंदर उनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है सर, ये बात होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, दरअसल दूसरा और तीसरा पॉइंट थोड़ा लिंक्ड है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ना जो ये स्मार्ट मीटर वाला काम है, ये काम कर कौन रहा है, एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर, AMISP इनको बोलते हैं। यही इनको इंस्टॉल करते हैं, यही इनको ऑपरेट करते हैं, जो 10 साल के लिए, ठीक है ना, इनके ऊपर काम है। पर आप खुद सोचो, यहाँ पर एक इन्वॉल्वमेंट किसकी थी, डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो कहीं ना कहीं बिजली प्रोवाइड करती हैं, ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स आ गए। अगर मान लो इन दोनों के बीच में कोई तालमेल ही नहीं होगा तो क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत ये आएगी कि कहीं ना कहीं हम काम ज्यादा कर पाएंगे, ठीक है ना, एज इन काम ज्यादा इन द सेंस कि हमारा फालतू काम ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है। अगर मान लो दोनों के बीच में अच्छा सा कोऑर्डिनेशन होगा तो अकॉर्डिंगली हम देख पाएंगे ना कि इनका इंस्टॉलेशन ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, जो यूजर्स हैं उनको फैसिलिटीज मिल रही है या नहीं मिल रही। तो आपस में ना इनके जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और जो डिस्कॉम्स हैं, इनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन होगा तब हम इसको और बेहतर ढंग से इनको यूज कर पाएंगे। साथ में ही देखो यहाँ से बहुत सारा हमारे पास डेटा आएगा, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स आ रहे हैं, सिस्टम इंटीग्रेटर्स आ रहे हैं। अगर ये भी अच्छे से काम करेंगे तो हम डेटा एनालिटिक्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, और जो इसका ट्रू पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने में हमारी मदद हो सकती है। चौथा है विद रिगार्ड्स टू हमारे रेगुलेशंस। देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, जैसे एरियर एडजस्टमेंट हो गया, रिचार्ज अलर्ट्स हो गया, बफर टाइम हो गया, इस तरह के अलग अलग काम है। ये अभी जो काम है ना अलग अलग रेगुलेटर्स के पास हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हमने या तो ये ढंग से हम कर नहीं रहे इन कामों को, या फिर अलग अलग रेगुलेटर्स के पास हैं, तो अगर विद इन द एग्जिस्टिंग जो स्टेट फ्रेमवर्क्स हैं उनके अंदर हम इनको इनकॉर्पोरेट करें, इस प्रोसेस को थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाई करें, कुछ नया इनोवेशन लेकर आ पाए, तो डेफिनेटली बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप्स इस डायरेक्शन में माने जाएंगे। तो यहाँ पे राइटर यही बात कर रहे हैं कि इंडिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम आने वाले टाइम के अंदर हमारे जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के रिगार्डिंग इश्यूज हैं हम उनको मीट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने कोशिश करें ना डीकार्बनाइज करने की, तो उसको की तरफ भी हम बढ़ पाएंगे। तो डेफिनेटली स्मार्ट मीटर एक अच्छा कदम है, पर इसके जो चैलेंजेस हैं अगर हम उनको टैकल कर पाएं तो डेफिनेटली जो सारे के सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिल सकते थे उनको हम यहाँ पर अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा आर्टिकल। दोस्तों चलते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज द होराइजन फॉर इंडिया बियॉन्ड द G20 एंड SCO समिट्स। इसको आप GS पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। देखिए आप जानते हो कि G20 हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है, ठीक है, इंडिया के पास इसकी ईयर लॉन्ग प्रेसिडेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसी तरह से इस साल के लिए SCO भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां पे इंडिया लीडर है इस बार, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर हालांकि थोड़ा सा क्रिटिकल इस चीज के रिगार्डिंग है। सर क्रिटिकल क्यों है, देखो रीजन क्या है, G20 और SCO है, पर कहीं ना हम लोग इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए हैं। पर एक्चुअल में यहाँ पे राइटर का ऐसा मानना है कि ऐसा शायद ना हो पाए। समझने की कोशिश करते हैं ऐसा यहाँ पे राइटर क्यों कह रहे हैं। देखो दुनिया में ना आप जानते हो रशिया यूक्रेन का एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है ना। अब पिछले बार जब हमने इंडोनेशिया के अंदर समिट देखा G20 का, वहां पर हमारा फोकस था ग्लोबल पीस के ऊपर, काफी ज्यादा फोकस था। अभी इस बार हमारा फोकस किसके ऊपर है, इस बार हमारा फोकस है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो इंडिया के काफी जो प्रायोरिटीज हैं, क्लीन एनर्जी के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हम 2030 तक उनको अचीव करना चाहते हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के ऊपर। साथ ही साथ हम साउथ साउथ कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ की हम एक तरह का वॉइस रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं कि जब तक दुनिया में पीस नहीं होगा, स्पेशली जो रशिया यूक्रेन की बात हो रही है, जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक हम इन प्रायोरिटीज को एक तरह की बैक सीट ही मिलती रहेगी। गेटिंग द पॉइंट। एंड ऊपर से ना आप नोटिस कीजिए कि जो G20 है ना इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे कि दो ब्लॉक्स बन चुके हैं। कहने का मीनिंग अगर आप नोटिस करो, ये एक्चुअली में रशिया यूक्रेन के साथ ही लिंक करो जरा। रशिया के साथ आप देखते हो कि चाइना की कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। ऑन द अदर हैंड इस साइड पे आप जानते हो यूएस हो गया, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज होगी, उनके बीच में हो रहा है। इंडिया कहीं ना कहीं इनको कोशिश कर रहा है बैलेंस करने की, बट काफी डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, एससीओ को काफी इंपॉर्टेंस मिल रही है, पर G20 की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस यहाँ पे कम होती हुई देखने को मिल जाती है। तो वर्ल्ड ना एक तरह से थोड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऑल्दो हम कंप्लीटली वहां तक नहीं पहुंचे, पर उसके काफी क्लोज हैं। ठीक है, रीजन क्या है? इन्हीं दो कैंप्स की वजह से। ठीक है, एक यूएस वाला हो गया और दूसरा चाइना और रशिया वाला जो कैंप हो जाता है, इसकी वजह से यूक्रेन को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, यूएस और इसके अलाइज कंसिस्टेंटली उसको अलग अलग तरह के वेपन्स प्रोवाइड करते जा रहे हैं। एंड उसके बीच में अब एक फाइट ऐसी हो गई है कि देखना है कि कौन सी वेपनरी सुपीरियर है, कि रशिया वाले आगे हैं या फिर जो यूक्रेन है उनको आगे हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर ना कुछ नए पार्टनर्स प्लेयर्स भी जुड़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया भी अब एक तरह से यूक्रेन को डिफरेंट वेपन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मिलिट्री इक्विपमेंट उनकी तरफ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये सब नए नए इश्यूज क्रिएट कर रहा है। अब इंडिया के कंसर्न मेजरली ना चाइना से स्टार्ट होते हैं। अब इसके क्या रीजन है? देखो, अगर आप नोटिस करोगे ना, तो चाइना है धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस को बढ़ाता जा रहा है। एक तो देखो, पहले तो चलो ऑफेंसिव हमेशा से ही था, पर आप नोटिस करोगे आजकल स्पेशली वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें ना, वहां पर चाइना की प्रेजेंस बहुत ज्यादा बड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कीजिए चाइना के केस में ना, जैसे आप नोटिस कीजिए ईरान हो गया, आपका सऊदी अरेबिया हो गया। ठीक है, इनके बीच में जो एक इश्यूज चल रहे थे, वहां पर चाइना ने इसको ब्रोकर किया इस डील को। तो यहाँ पर वेस्ट एशिया के अंदर इसकी प्रेजेंस बढ़ रही है। ऊपर से आप नोटिस कर लीजिए, आप साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना बहुत एग्रेसिव है। हमारे अगर आप नोटिस करो, हमारे लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर कंसिस्टेंटली यहाँ पर इसके मिलिट्री अपनी पावर को दिखाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, बट कई बार ना हम उतना शायद इफेक्टिव इसको काउंटर नहीं कर पा रहे। यहाँ पर राइटर के कुछ ये व्यू पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो कि कैसे चाइना का स्टैचर धीरे धीरे बढ़ता रहा है। इकोनॉमिक पावर तो हमेशा से ही थी चाइना, ठीक है ना, पिछले कई सालों से, पर धीरे धीरे उसका बढ़ना, इंडिया को इस तरह से बार बार इसके साथ डिस्प्यूट क्रिएट करना, ये शो करता है कि चाइना एक मेजर ग्लोबल पावर की तरह आगे बढ़ता ही जा रहा है। ऊपर से अगर आप नोटिस करो कि चाइना यूएस को टारगेट कर रहा है, इंडिया को भी साथ में कर रहा है, क्योंकि इंडिया काफी क्लोज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्वाड जानते हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएस हो गया, तो यहाँ पर पार्टनरशिप बढ़ रही है, तो वहां पर उसको काउंटर किया जा रहा है। साथ ही साथ इंडिया, जैसे आप जानते होंगे मालाबार एक्सरसाइज के बारे में, ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है इंडिया जापान यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनके साथ भी देखा जा रहा है कि नहीं, ये अगेंस्ट जा रहा है इंडिया। ठीक है ना, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पे चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप सभी जानते ही होंगे चाइना की जो 5 फिंगर और पाम वाली पॉलिसी है, जो माओ जेडोंग के अंतर्गत हमें देखने को मिली थी। ठीक है ना, तो वहां पर भी इंडिया के ऊपर क्वेश्चन, मतलब इंडिया के टेरिटोरियल क्लेम्स के ऊपर वो काफी बार क्लेम करता रहता है। ठीक है, और ऊपर से ये जो था इसराइल, सॉरी ईरान और सऊदी अरेबिया का, वहां तो चाइना ने एक पॉइंट रोल प्ले किया ही है। इंडिया भी देखो कोशिश कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इजिप्ट की बात करो, इस बार 26 जनवरी रिपब्लिक डे के टाइम पर हमने किनको बुलाया था? इजिप्शियन प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट थे। तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है, पर चाइना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे तेजी से बढ़ रहा है। ऊपर से देखो, अगर आप चाइना के और कंसर्न्स देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हाइब्रिड वॉरफेयर, चाइना यहाँ पे साइबर टैक्टिक्स को अडॉप्ट कर रहा है। ऊपर से पॉलिटिक्स ऑफ वाटर, ठीक है ना, हिमालयन वाटर्स को वो रीडायरेक्ट कर देता है, तो इंडिया के ऊपर चैलेंजेस आ जाते हैं। साथ में ही आप एक बहुत ही फेमस, इनको जानते होंगे, जो स्ट्रेटजिस्ट है, चाइनीज स्ट्रेटजिस्ट सुन त्जू। ठीक है, इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है द आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है, अभी टाइम मिला तो इनको पढ़ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें कि कैसे हम लड़ाई को जीत सकते हैं बिना फाइट किए हुए। अलग अलग कंट्री से कंसिस्टेंटली चाइना जमीन छीनता जा रहा है, वो इसी की एक पॉलिसी है। माओ जेडोंग की पॉलिसी मैंने आपको बताई, 5 फिंगर्स एंड पाम पॉलिसी। इवन ये जो सलामी स्लाइसिंग वाली स्ट्रेटजी है ना, उनको भी काफी बार अडॉप्ट किया जाता है चाइना के द्वारा, ताकि अपनी प्रेजेंस को धीरे धीरे वो बढ़ाता जाए। तो यहाँ पर ये सारे कंसर्न्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ऊपर से देखो, इंडिया के कंसर्न्स इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारा नेबरहुड ना उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ एशिया के अंदर आप चाहे अफगानिस्तान की बात कर लीजिए, ठीक है, तालिबान की सिचुएशन मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सभी जानते हो। पाकिस्तान और श्रीलंका के केस में भी आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे इकोनॉमिक वैसे ही इश्यूज आ रखे हैं। ऊपर से एक कंसर्न आता है विद रिगार्ड्स टू रशिया। अब चाइना और रशिया के बीच में जो रिलेशंस है ना, वो धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रहे हैं। इंडिया और रशिया डेफिनेटली बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं थ्रू आउट द टाइम, पर बीच बीच में हमें कई बार ना ऐसे कुछ इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जहां पर हमें लगता है कि शायद थोड़ी गिरावट तो नहीं आ रही। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, पहले इंडिया और रशिया काफी डिफेंस रिलेशनशिप के मामले में काफी इंडिया डिपेंडेंट था, पर अब धीरे धीरे हम यूएस हो गया, इसराइल हो गया, फ्रांस हो गया, उनकी तरफ भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से जैसे आप नोटिस करो, हमने क्वाड का हम मेंबर हैं। ठीक है, तो रशिया भी इसको थोड़ा उसके अगेंस्ट देखता है, चाइना के अगेंस्ट, एंटी चाइना एक तरह से इसको देखा जाता है। तो यहाँ पर ना चाइना और रशिया के रिलेशनशिप पास आना
और इंडिया और रशिया के कुछ पर्टिकुलर जगह पर हम उतना आपस में कोऑर्डिनेट ना करना, ये कुछ जगह पे हमारे लिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उठ जाते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेन्स यहाँ पे हमें विजिबल देखने को मिल जाते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। साथ में अगर आप नोटिस करो, हमारे पास जैसे आप जानते हो ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर तीनों कंट्री साथ में आती है, रशिया और इंडिया, चाइना। उसी तरह से RIC करके एक ट्राइपार्टाइट प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है ना। अब ये जो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप्स है ना, इनकी जो इंपॉर्टेंस है धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम उतना ढंग से नहीं कर पा रहे। तो इंडिया भी ना काफी एक टफ सिचुएशन में है कि कौन सी साइड पर है, हम इस साइड इस ब्लॉक के साथ हैं, इस ब्लॉक के साथ है। इंडिया डेफिनेटली दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे उठ जाते हैं, और चाइना का धीरे धीरे इस ग्लोबल लेवल पे आना और इंडिया के इश्यूज क्रिएट करना, ये डेफिनेटली करता है कि इंडिया के जो गोल्स है ना कहीं जो हमने गोल सेटअप किए, हमारी प्रायोरिटी सेटअप करी है, वहां पर पहुंचने में हमें ये चीजें रोक रही हैं। तो G20 और SCO डेफिनेटली हम कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं इंडिया को हमें जो गोल्स हैं हमें उनको अचीव करने के लिए बहुत अभी हमें अभी फ्यूचर में अभी हमें डेफिनेटली काफी इश्यूज फेस होने वाले हैं, और इंडिया उनको बाहर आने के लिए डेफिनेटली इंडिया को बहुत सारी कंट्री के साथ अपनी एंगेजमेंट इंप्रूव करनी पड़ेगी। एंड अभी इस डायरेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट काम करना बचा हुआ है। तो ये कुछ राइटर के कंसर्न्स थे यहाँ पे। आई होप आपको तीनों के तीनों आर्टिकल आज के समझ आए होंगे अच्छे से। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड। गुड बाय एंड गुड लक।